Hello children, good morning. Today we are going to start a new chapter, chapter 3, Ruling the Rural Areas. It is page number 26 in your book. So ruling the rural areas. So we have already read in the previous chapter about the Battle of Buxar. And because of Battle of Buxar, the English East India Company got the right to collect revenue of Bengal, Bihar and Odisha. तो हमने पिछले चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसे दीवानी मिली बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। दीवानी यानी राइट टू कलेक्ट टैक्स। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि जो इंडियन टेरिटरीज वो कंट्रोल कर रहे थे, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑफिसेस बनाना हो या फिर उनकी आर्मी को रखना हो या फिर इंडियन जो रॉ मटेरियल्स वो ख़रीद के अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए भेज रहे थे, उनके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम इंडिया को कंक्वर करने का नहीं था। उनका एम सिर्फ इतना था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ से पैसा जो है वो इकट्ठा करके वो लोग इंग्लैंड भेजे। और इसका मेन सोर्स था वो था रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन से जो टैक्स, ज़मीन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, खेती की ज़मीन हो या फिर जो भी ज़मीन हो, पैस्चर यानी चारागाह हो या फिर जो भी ज़मीन हो, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया था। तो मेन सोर्स ऑफ जो इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी को उस वक्त दिखाई दे रहा था वो था लैंड रेवेन्यू। इसका जो टाइमली कलेक्शन था वो थोड़ा क्रिटिकल था कंपनी के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या कोई पॉलिसी नहीं थी कि किस तरह से कलेक्ट किया जाए रेवेन्यू इंडिया के जो लैंड ओनर्स थे उनसे। सो 1793 से लेकर 1857 के बीच में गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी यहाँ पे, उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारी नीतियाँ बनाई, जिससे कि जो इनकम था ब्रिटिश का वो मैक्सिमम वो हासिल कर सके, इंडिया से ज़्यादा इनकम इंडिया से वो कर सके। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारी नीतियाँ बनाई। तो हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी टिल 1793 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी क्या लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन का जो कर था या मिट्टी से जो कर लेते थे खेती वाले ज़मीन से या जो भी ज़मीन से, उनसे जो कर यानी टैक्स जो लेते थे, वो पॉलिसी 1793 तक क्या रही अंग्रेज़ों की, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ब्रिटिश अराइवल से पहले इंडियन विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यहाँ खेती बाड़ी अच्छी चल रही थी, अनाज खेत में उगा रहे थे लोग, और जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें होती थी जैसे बर्तन हो गए या फिर लोहे के सामान हो गए, वो विलेज में जो स्मिथ हैं या आप कहिए लोहार हैं या फिर मिट्टी के पॉटर्स जो कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन सब से वो लोग लेकर एक दूसरे से कॉपरेट करके इंडियन विलेजेस जो थी सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स के तौर पे काम करती थी। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था विलेजेस का, यानी सबसे ज़्यादा जिसमें लोग क्या कहेंगे उसको, ऑक्यूपेशन के तौर पे या जीविका के तौर पे जो अपनाते थे वो था खेती करना। विलेज का जो था वो था एग्रीकल्चर। फार्मर्स जो थे वो उनकी अपनी ज़मीन होती थी, जो वो टिल करते थे या जो वो हल चलाते थे, वो उनकी अपनी ज़मीन होती थी। और उसी ज़मीन से एक पार्ट जब वो प्रोडक्ट होता था, जैसे कि अगर धान हो गया तो धान या गेहूँ हो गई तो गेहूँ, उसका एक भाग वो लोग राजा को कर के रूप में देते थे, कर यानी टैक्स के रूप में देते थे। इसके अलावा विलेजेस में कुछ लोग जो थे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी लोग एंगेज रहते थे या वो काम करते थे, जैसे पॉटर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कुम्हार, या आयरन स्मेल्टिंग या जो लोहे के सामान बनाते थे,
जैसे लोहार गांव में देखने को मिलता है, जो भट्टी पे लोहे का सामान बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो गांव थे, विलेजेस थे हमारे देश में, अंग्रेजों के आने से पहले सेल्फ सफिशिएंट थे या बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब उन्होंने दीवानी यानी राइट टू कलेक्ट टैक्स दीवानी हासिल किया बिहार, बंगाल और उड़ीसा का 1765 में, तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड था रेवेन्यू कलेक्शन का उसको ही कंटिन्यू किया, यानी जो उपज होती थी उसका एक भाग वो लोग टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। लेकिन जो करप्ट ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स जो कंपनी के थे बहुत ज़्यादा करप्ट थे, बहुत ज़्यादा वो घूसखोर हो चुके थे, और उन्होंने इन सारी जो रेवेन्यू अमाउंट्स था उसको सब अपने जेब भरने में उन्होंने खर्च किया, या अपना पर्सनल फॉर्च्यून्स चमकाने में, अपनी किस्मत चमकाने में उन्होंने इसको खर्च किया। तो इसकी वजह से जो विलेज इकोनॉमी थी, यानी जो विलेजेस में लोग, गांव में लोग जो सेल्फ सफिशिएंट थे, अच्छे से रह रहे थे, तो विलेज इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई, यानी वो नीचे जाने लगी, लोग गरीब होने लगे। आर्टिसंस जो थे, यानी जो कारीगर थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे या आयरन लोहे का सामान बनाते थे, या फिर जो कपड़े बुनते थे, जुल्हा जो लोग थे, तो वो लोगों ने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के डर से विलेजेस छोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स या जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो आते थे और इनके जो हैंडमेड चीज़ें थी उनको या तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे या फिर उनको बहुत कम कीमत पे वो खरीदते थे। और गांव की स्थिति या जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा जहां दीवानी थी वहां की स्थिति और ख़राब हो गई जब यहाँ ग्रेट फेमिन आया। फेमिन यानी अनाज की कमी, भुखमरी, ये आया था 1770 में। इससे सिचुएशन जो था और भी ख़राब हो गया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा, 1772 में वारेन हेस्टिंग को पहले गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उन्होंने जरदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था जरदारी सिस्टम, जिसमें बोली लगाई जाती थी, यानी एक लैंड का एरिया होता था, उसकी बोली लगाई जाती थी, और जो भी सबसे बड़ी बोली लगाता था, यानी ऑक्शन होता था, सबसे बड़ी बोली जो लगाता था उसको वो लैंड दे दिया जाता था, यानी उसको राइट दे दिया जाता था कि वहां से रेवेन्यू कलेक्शन वो करके अंग्रेजों को दे। ये था जरदारी सिस्टम, और ये 5 साल के लिए, पीरियड ऑफ 5 years, ये किसी एक जो ज्यादा बोली लगाता था उसको दिया जाता था। तो इन जो बिडर्स थे या जो बोली लगाते थे उनको कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता था। लेकिन ये जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बिड्स थे अनरियलिस्टिक थे, क्योंकि जो लोग जानते नहीं था कि कितना खेती होगा, किससे होगा, कितना वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वो लोग भी बिड लगाते थे जिनको खेती के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो ये अनरियलिस्टिक, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, और इससे कंपनी को कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ, पता ही नहीं हुआ कि कितना अमाउंट टोटल जो है वो कलेक्शन हो रहा है जरदारी सिस्टम के द्वारा। तो ये इंस्टेबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्शन में, कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। और तो कंपनी ने ये जो बिड सिस्टम था या जो ऑक्शन या बोली लगाने वाला सिस्टम था, इसमें रियल कलेक्शन का पता नहीं चलता था, इसलिए रेवेन्यू प्रोसेस को और अच्छे से ठीक करने के लिए इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम लाया गया जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है। और इसके बाद महलवारी सिस्टम और रॉयटरी सिस्टम, ये 3 सिस्टम को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, या हम कह सकते हैं कि कर की वसूली के लिए लाया गया अंग्रेजों द्वारा। तो सबसे पहले हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में, परमानेंट सेटलमेंट, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये यहीं इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाता था। इसके मेन फीचर्स क्या थे, यानी इसके प्रमुख बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। क्या इसके मेन फीचर्स थे, क्या उसके प्रमुखताएं थी, विशेषताएं थी। द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज फिक्स्ड,
जो रेवेन्यू कलेक्ट होके आना था वो फिक्स था और यहाँ कोई स्कोप ऑफ रिवीजन नहीं था, यानी आपकी खेती हुई हो नहीं हुई, जिसने भी ये जो परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है, अगर फिक्स हुआ कि 2 लाख रुपए सालाना देना है तो किसी भी तरीके से, चाहे वो खेती आपकी हुई हो उस एरिया में या नहीं हुई हो, सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, लेकिन 2 लाख रुपए कंपनी के ट्रेजरी में या कंपनी के खजाने में जाना चाहिए। लोकल जमींदार जो था वो पीसेंट से, यानी जो किसान थे उनसे वो जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और वो किसी भी हालत में, चाहे वो क्रॉप फेलियर हो, बाढ़ का वजह से या फिर सूखे की वजह से, किसी भी हालत में कंपनी को रेवेन्यू मिलना चाहिए, कंपनी को टैक्स मिलना चाहिए। अगर टैक्स देने में नाकाम रहता है अगर कोई जमींदार, तो उसका लैंड जो है उसको ऑक्शन कर दिया जाता था। ऑक्शन यानी फिर दूसरे लोगों को बोली लगा दी जाती थी कि आप इस लैंड को ले लीजिए। और इस लैंड का ऑक्शन के लिए यानी बोली लगाने के लिए बाहर से लोग आते थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जिनको कहा जाता, जिनको खेती के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जो बाहर रहते थे, शहरों में रहते थे, वो लोग गाँव में आकर वो इस तरह की बोली लगाते थे। तो ये जो स्टेटस था टैक्स कलेक्टर्स का, ये हेरिडेटरी लैंड ओनर्स से हट गया, यानी जो टैक्स पहले जमींदार, यानी जमींदार जो थे वो करेंगे, फिर उनके बेटे करेंगे, फिर उनके बेटी करेंगे, तो ये स्टेटस जो था वो खत्म हो गया। अब जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो हेरिडेटरी लैंड ओनर्स बन गए, यानी जो टैक्स कलेक्ट करते थे अब लैंड उनकी हो गई। पहले लैंड जो या ज़मीन जो खेती करता था या जो हल चलाता था उसकी ज़मीन होती थी, लेकिन अब हर कोई टेनेंट हो गया। टेनेंट यानी जैसे भाड़े पे लैंड लेके, भाड़े पे ज़मीन लेके खेती करने वाला हो गया। और जब वो पैसा नहीं चुका पाएगा तो जिसकी भी ज़मीन हो, मान लो कि मेरे पास ज़मीन है और मैं पैसा नहीं चुका पा रही हूँ, 1 साल का मुझे अगर 50 रुपये चुकाना है, अगर मैं पैसा नहीं चुका पा रही हूँ तो मेरी ज़मीन को लैंड ओनर या ज़मींदार जो है वो मेरी ज़मीन को छीन लेगा। भरसक में बहुत पहले से, मेरे बाप दादा के समय से मैं उस पर खेती करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी इस परमानेंट सेटलमेंट क्या था, सेटलमेंट में कि उस ज़मीन को फिर जो लैंड ओनर या जो ज़मींदार था वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। इसके अलावा ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था कि वो टैक्स कलेक्ट कर ले, क्योंकि उसको एक अमाउंट था, जैसे मान लो कि 2 लाख रुपए उसको देना है 1 साल में, तो वो चाहेगा कि मैं 3 लाख कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि 2 लाख तो वो कंपनी को देगा और 1 लाख जो बचेगा वो उस ज़मींदार का फ़ायदा या प्रॉफिट होगा। तो ये मेन फीचर्स थे या प्रमुख बिंदुए थे परमानेंट सेटलमेंट के। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। वो कैसे फायदेमंद था? कंपनी का इनकम जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था इससे, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा भी हो, बाढ़ आए या फिर सूखा पड़े या कुछ भी हो, कंपनी को जो फिक्स अमाउंट उसने कंपनी ने फिक्स किया है कि 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मुझे इतने ज़मीन से मिलना चाहिए, जो ज़मींदार है उसको देना है, तो देना है परमानेंट सेटलमेंट में। दूसरा क्या था एडवांटेज, जो न्यू लैंडलॉर्ड्स थे जिनको खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो ब्रिटिश सपोर्टर्स थे, क्योंकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स की वजह से। वो जितना चाह रहे थे उतना कलेक्ट कर रहे थे, तो वो ब्रिटिशर्स सपोर्टर हो गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर हो गए थे। और इनका इस्तेमाल, इन लैंडलॉर्ड्स का या ये जो ज़मींदार थे उनका इस्तेमाल, अगर किसी तरह का रिवोल्ट होता है या किसी तरह की क्रांति हो रही है या विद्रोह हो रहा है, उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या थे, पीसेंट्स और ज़मींदार पे इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा या इसका प्रभाव क्या पड़ा, परमानेंट सेटलमेंट का प्रभाव क्या पड़ा। तो जो पीसेंट थे या जो किसान जिसको कहेंगे हम, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से। जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे लैंड के, यानी खेत जिनकी थी, जो बाप दादा के ज़माने से खेती करते आ रहे थे, अब वो ज़मींदार के मर्सी पे या उसके दया पे जी रहे थे, क्योंकि
जो अगर रेवेन्यू अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं, एक तो रेवेन्यू हाई था, रेवेन्यू यानी टैक्स हाई था लैंड का, अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं, अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो जमींदार उसको उनके जमीन से बेदखल कर देगा या उनकी जमीन वो छीन लेगा। तो इस तरीके से जमींदार के दया पे अब वो जीने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू, अगर मान लीजिए कि किसी साल खेती अच्छी नहीं हो रही है या बाढ़ आ गया हो या फिर सूखा पड़ गया हो, अनाज नहीं उगा हो, तो भी जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो तो देना ही है। और इसको देने के लिए, क्योंकि कोई भी खेतीहर नहीं चाहता था या किसान नहीं चाहता था कि उसकी ज़मीन उससे छीन ली जाए, इसीलिए वो लैंडलॉर्ड के पैसा को चुकाने के लिए मनी लैंडर्स यानी साहूकार जो ब्याज पर सूद पे पैसा देते थे, उनसे पैसा लेकर वो लोन को चुकता करते थे या फिर वो जो टैक्स है उसको चुकता करते थे। और इसमें भी जो किसान थे उनका ही घाटा था कि अगर वो ये लोन या जो सूद पे लिए हुए पैसे को नहीं चुका पाते थे, तो जो मनी लैंडर था वो उनकी ज़मीन को हथिया लेता था, उनके ज़मीन को छीन लेता था। यानी दोहरी मार किसानों पे पड़ रही थी। एक तो ज़मींदार से डर था कि वो उसके लैंड को छीन लेगा, और दूसरा अगर वो किसी तरीके से साहूकार से पैसा लेकर रेवेन्यू पे कर रहे हैं, तो अगर वो साहूकार को पैसा समय से नहीं चुका पाते थे तो साहूकार उनकी ज़मीन को हथिया लेता था। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू जो फिक्स था वो बहुत हाई था, यानी परमानेंट सेटलमेंट में जो कंपनी जो रेवेन्यू फिक्स करता था वो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ के जो ज़मींदार थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे, वो गांव के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो उनको पता ही नहीं था कि जो भी पोर्शन है या जो एक सीमा है जहाँ से उनको ज़मींदारी मिली है, जहाँ से उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, तो उसमें कितना कलेक्शन होगा ये उनको पता ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होता था कि लैंडलॉर्ड को या जो ज़मींदार था उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, और जितना वहाँ का उपज ही नहीं हो पाता था या उतना वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते थे। तो इसमें भी अगर ज़मींदार टाइम पे पैसा नहीं चुका पाते थे, एक साल में जो पैसा फिक्स है वो नहीं चुका पाते थे, तो बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी भी छीन ली जाती थी अंग्रेज़ों द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स जो भी थे, ना तो ब्रिटिश और ना ही जो ज़मींदार थे, ये खेती को और बेहतर बनाने के लिए ना इरिगेशन सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट करते थे, यानी नहर या बांध बनाना या फिर पानी का सिस्टम पहुंचाना या अच्छा बीज या खाद, एग्रीकल्चरल या जो किसान थे उनको अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, ये मुहैया कराना, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ना ही ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ना ही वहाँ के जो ज़मींदार थे वो कोई काम करते थे। इसलिए वहाँ खेती की जो हालत थी बिल्कुल ही खस्ता होती जा रही थी, बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही थी। लास्ट जो पॉइंट है, पीसेंट्स जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बाध्य किया जाता था। कैश क्रॉप्स यानी जिनको बेचकर मुनाफा कमाया जा सके, जैसे कि इंडिगो, कॉटन, ये फैक्ट्रीज में बेचे जाते थे। इंडिगो से नील की खेती जो कहते हैं, जिससे कलर बनता है कपड़ों को रंगने के लिए, और कॉटन जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पीसेंट या किसानों को ये फोर्स करते थे कि वो अनाज की खेती न करके कैश क्रॉप्स उगाए, जिससे कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।